जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया था, आज वो सड़क से सदन तक पहुंचा है, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसका श्रेय तो मिलना चाहिए ओबीसी महासभा को, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं ने उसको अडॉप्ट कर लिया है? आपने बहुत अच्छी बात की। आज मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस देश में 3743 जातियाँ जो ओबीसी वर्ग में आती हैं, और हम जिस प्रदेश में रहते हैं, मैं खासकर मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, यहाँ पर 93 जातियाँ जो पिछड़ा वर्ग में आती हैं। हम सभी जातियों को समय में बनाकर आगे राष्ट्रीय कमेटी भी हम सभी जातियों को लेंगे। देश में धीरे धीरे जहाँ जहाँ जिन जातियों से हमका संपर्क होता जा रहा है, और मध्य प्रदेश में हम प्रदेश लेवल पर भी सारी जातियों के उसमें प्रदेश लेवल पर कमेटी में लोग रखेंगे। जिस ज़िले में जिस समाज की महासंख्या होगी उस ज़िले की कमेटी में भी रखेंगे, और ब्लॉक स्तर तक सभी जातियों को समन्वय बनाकर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि वास्तव में ये बात सही है, बहुत सारी ओबीसी में छोटी छोटी जातियाँ हैं, जैसे रैकबार हो गया, रजक हो गया, नामदेव हो गया, साहू हो गया, कहार हो गया, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जिनको नेतृत्व आज तक ना तो पार्टियों ने दिया, ना किसी सामाजिक संगठनों ने उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम सभी जातियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबको समानता के अधिकार देने का हमारा संकल्प है। और SC ST को भी हमारे साथ, क्योंकि वो भी हमारे 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग भाईचारा बनाकर पूरे देश में काम करना चाहते हैं। और हमारा आगे मिशन है कि हम पूरी मध्य प्रदेश की हर पंचायत, हर गांव तक, जहां हर ओबीसी SC ST को अपने अधिकारों के बारे में, हमारा भी 10 सितंबर 2024 से हमारा सदस्यता अभियान चालू होगा, जो लगातार 10 मार्च 2025 तक, यानी हमने 6 माह का पूरा रोड मैप तैयार किया है, और हमने सबके इसके प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसको हम 6 चरणों में चलाएंगे। 6 माह तक हमारा एक महीने का चरण रहेगा, जिसको लेकर हम लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। भाई साहब, रिस्पॉन्स क्या है ओबीसी का? आप जैसे काम कर रहे हैं, तो ओबीसी की ज़्यादातर लोग, खास करके राजनीतिक बात करें तो वो धार्मिकता की बात करते हैं, और ओबीसी के लोग ज़्यादातर भाजपा की बात करते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकारों की जब बात आती है तो वो संविधान को भी नहीं जानते। क्या संविधान पढ़ाने की भी कोई मुहिम आपकी चल रही है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। हम लोग अभी ओबीसी वर्ग को 80 साल हो गए, देश आज़ाद भी है, थोड़ा बहुत हमारे दलित भाइयों में थोड़ी बहुत चेतना आई है, बाकी आदिवासी पिछड़ा वर्ग तो बहुत गहरी नींद में सोया है। उसको जगाने के लिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा हम कैडर कैंप चला रहे हैं। हम कैडर के माध्यम से लोगों को जगाएंगे, ये हमारी मुहिम है। हमारे लोगों को आज तक पता ही नहीं है। ये एक बात और बता दूँ आपको इस चैनल के माध्यम से, देश की आज़ादी के बाद, ये 1984 के बाद एक क्रांति आई है, बहुजन मूवमेंट चलाया मानवर हमारे इस देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, और समाज का जिन्होंने रसायन शास्त्र तैयार किया था, उनका नाम है मानवर काशीराम साहब। उत्तर भारत से क्रांति चालू हुई 1984 से, उन्होंने मूवमेंट चलाया, तब जाकर देश में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को राजनीतिक चस्का लगाया। वो आज हमारे बीच जरूर नहीं है। मैं मानवर काशीराम साहब को इस चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ। और आज काशीराम जी अगर हमको ये विचारधारा न दे के जाते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो मानते हैं कि आज ओबीसी के जो बड़े नेता बने हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वह शरद पवार जी हों, शरद यादव जी हों, चाहे वह आपके मुलायम सिंह यादव जी हों, मतलब जो ओबीसी के खासकर नेता वो जो आज भारत में जाने जाते हैं, क्या साहब काशीराम जी की फैक्ट्री के हैं? देखिए, उस समय दो प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। एक जेपी आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, और एक लोहिया जी का आंदोलन चल रहा था, और तीसरा उत्तर भारत में मानवर काशीराम साहब का सामाजिक आंदोलन चल रहा था। इन तीनों आंदोलन से ही उस समय देश के नेता निकले थे। जितने पिछड़ा दलित आदिवासियों के नेता निकले हैं, उसी इन तीनों आंदोलन की देन है। और उत्तर भारत में मैं खासकर उस मध्य प्रदेश और यूपी की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा क्रांति हमारे मानवर काशीराम साहब की देन है। दूसरा, मंडल कमीशन की लड़ाई भी मानवर काशीराम साहब ने भी लड़ी, शरद यादव जी ने बहुत जोर से लड़ी। दूसरे हमारे काशीराम मानव शरद यादव जी जो सामाजिक न्याय के प्रोधा थे। एक मध्य प्रदेश में और पिछड़ा वर्ग के नेता हुए मानवर सुखलाल कुशवाहा जी, जो कि मानवर काशीराम साहब से बहुत ही नज़दीक रहे। उन्होंने 2001 में नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बहुत जरूरी है। वो नारा मैं पढ़ता हूँ, मैं उनका सुखलाल जी की किताब पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं उस नारे को आप यकीन मानिए, मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उस नारे को भारतीय जनता पार्टी पूरा भाप कर कैप्चर करने के बाद
लोधी समाज की हमारी पिछड़ा वर्ग की बहन उस समय 2003 में उनको उमा भारती को लेके आए, पूरे प्रदेश में उनको घुमाया और सत्ता परिवर्तन करके पिछड़ा वर्ग की बहन को मुख्यमंत्री बना दिया। और उस समय से लेकर आज तक आज 21 साल हो गए। उसके बाद फिर ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए, बाबूलाल गौर बने, शिवराज सिंह चौहान जी बने, चौहान जी के बाद अभी मोहन यादव जी बन गए। तो ये काशीराम जी का और सुखलाल कुशवाहा जी का ही मिशन और नारा था जिसका आज ओबीसी को लाभ मिल रहा है। और इसमें कोई गिरोज नहीं है यार। मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, वो सिर्फ यूपी बिहार में अखिलेश तेजस्वी और जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे देश में M.K. स्टालिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको तोड़ने के लिए ओबीसी का चेहरा लेके आए हैं। व्यक्तिगत बुराई नहीं है, लेकिन क्या हमको सामाजिक मुद्दों पर बात करना पड़ेगी। तो हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मध्य प्रदेश में हमारी 54% ओबीसी की आबादी है जहाँ पे हम संघर्ष कर रहे हैं। हमको अभी 14% आरक्षण दिया जा रहा है। हम मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि 70% आरक्षण तत्काल किया जाए। और 1931 के बाद जनगणना आज़ाद भारत में पिछड़ा वर्ग की नहीं हुई और 2021 में जनगणना होना थी। अभी 4 साल होने जा रहे हैं, जनगणना का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा। अभी संसद में जरूर 15 दिन से खूब जोर से घमासान मचा हुआ। हम डेली राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को ट्वीट भी कर रहे हैं, कांग्रेस तो कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, समाजवादी भी कह रही है, स्टालिन साहब भी करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। ओबीसी महासभा ने मुद्दा खड़ा किया, नेता इसको अपना कैप्चर न करें। ओबीसी महासभा 2016 से 8 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मकसद तो आपका पूरा हुआ, बिल्कुल हमारा मकसद पूरा हो, तो वहां तक पहुंची। जनगणना हो जाए, जनगणना के बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में हमको सामाजिक हिस्सेदारी हमको मिले सभी सेक्टरों में। इसके लिए हम लोग जो नेता हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, जो पार्टी हमारी आवाज़ उठा रही है, हम एक बार दिल्ली के तालकोटरा मैदान में और भोपाल के जम्बूरी मैदान में उन नेताओं का स्वागत सम्मान भी करेंगे अगर हमको सामाजिक न्याय मिलता है। हम किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ विचारधारा और अपने अधिकारों को प्रति लेकर ओबीसी महासभा सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अच्छा, महत्वपूर्ण सवाल है कि SC ST की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्टिकल 340 को आप पूरी तरह से लागू जब से हुआ है, जब से ओबीसी को आरक्षण भी मिला है राजनीतिक क्षेत्र में, तो क्या भाजपा में जो ओबीसी के सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस मुद्दे को वो उठाएं और अपने वर्ग के साथ में वर्ग के साथ खड़े हों? बहुत बड़ी बात इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। हम मध्य प्रदेश के साथ बहुत सारे देश के हमारे सांसदों को भी हमने ज्ञापन दिए, उनको हमने मिले भी, हमने विधायकों से बात करी, मंत्रियों से बात करी, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से बात करी। लेकिन अभी इस समय देश में दो पार्टी चल रही हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों पार्टियों में सामान्य वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है, वो ऊपर बैठे हुए हैं और वो ही हमारे पिछले वर्ग के लोगों को टिकट देते हैं, वो ही उनको फंड देते हैं, वो ही विधायक और सांसद बनने का उनको प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। जबकि वोट हमारा है, पूरा पिछड़ा दल आदिवासी वोट दे रहा है, हमारे पास कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम सिर्फ वोट दे रहे हैं, वो उनको टिकट देकर और नेतृत्व करने का मौका देकर और उनकी विचारधाराओं पर थोपते हैं। उनको डर लगता है कि हमारा टिकट कट जाएगा, अगली बार हम विधायक नहीं बन पाएंगे। और जब विधायक मंत्री सांसद बनता है, थोड़ा बहुत काला पीला तो करता है, आप जानते हो, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आप भी जुड़े हैं, तो उनको डर है कि कहीं ED CBI के नाम पर हमको जेल में डाला है। तो ये डर है और वो चाह रहा है। मैं बिल्कुल देश के जितने भी हमारे 120 सांसद हैं, नहीं, अगर आप संपत्ति बचाने के डर से आप आने वाली पीढ़ियां, तो फिर उनके बच्चों को तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। इसी को लेकर हम समाज को जगाना चाहते हैं। नेताओं को भी हम मजबूर कर, जब पैसा नहीं रहेगा तो आप बताइए, बच्चे भी इनके मतलब अभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं ओबीसी के लोग, क्या उनके बच्चों को राजनीति में हिस्सेदारी मिले? क्योंकि यहाँ तो उद्योगपति जब से इस देश में राजनीति में आए हैं, इतना महंगा चुनाव हो गया है कि गरीब आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। उसका तो सपना अगर है विधायक मंत्री बनने का, वो सपना भी उसको तोड़ कर रखना पड़ता है। तो ओबीसी के नेताओं को ऐसे में क्या नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा आज है, हो सकता है दूसरी पीढ़ी के पास पैसा नहीं होगा, तो वो तो राजनीति में सफल नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्यों खराब हो? इसलिए इन मुद्दों को लेकर उनको सड़क पे नहीं आ सकते, तो कम से कम सरकार में है, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो अपनी तरफ से एक लेटर जारी करके ये तो कहें कि मैं जिस वर्ग का हूं और मेरे वर्ग के लोग ऐसा चाहते हैं, नहीं तो वो भाजपा से जो है किनारा कर लेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज फिर ओबीसी महासभा के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते एक बार देश के पिछड़ा वर्ग के जितने भी सांसद हैं, दलित, SC ST ओबीसी के जितने विधायक, मंत्री, सांसद हैं, उनसे आज 5 सितंबर 2024 को आज शिक्षक दिवस भी है, और आज मैं अपील भी कर रहा हूँ सामाजिक संस्था के माध्यम से, भोपाल की राजधानी से,
कि अपने ओबीसी एससी एसटी के संपूर्ण संवैधानिक अधिकारों के लिए आप जनप्रतिनिधि हो, आपको जनता ने वोट दिया। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप संसद में विधानसभा में अपनी आवाज़ को उठाइए, और ये लोग नहीं उठाते तो हम पूरे मध्य प्रदेश के साथ 16 राज्यों में हम जनता को जगाने का पूरा मिशन हम तैयार कर लिए है। हम हर व्यक्ति को पूरी बताएंगे। और अभी आपने कॉर्पोरेट घराने की बात की, मैं देश की जनता को भी आज चूँकि बहुत अच्छा दिन है, मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में सारी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोदी में बैठी हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.